एक एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि दो कॉन्सेंट्रिक मेटालिक शेल दिए गए हैं। देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक मेटालिक hollow spheres, है ना, ये दिए गए हैं। अब ये जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है इसमें हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। ठीक, तो आप देखेंगे कि इसमें क्या किया गया है कि इसमें अंदर वाला सरफेस को अर्थिंग कर दिया गया है। जो अंदर वाला स्फेयर है इसको अर्थिंग किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग प्लेट्स का नंबरिंग करते हैं। देख, जो इनर स्फेयर है ये है नंबर 1 और जो आउटर स्फेयर है ये है नंबर 2। ठीक है, तो ये जो दोनों फेस हैं इन दोनों फेस के बीच में एक कैपेसिटर बनेगा। ठीक, और जो आउटर फेस है इसका आउटर फेस और इन्फिनिटी, चूंकि अब देखेंगे इन्फिनिटी पर पोटेंशियल होता है 0, है ना, यहाँ पोटेंशियल होता है 0, जबकि यहाँ का पोटेंशियल 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ अर्थिंग नहीं किया हुआ। यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा। इसका मतलब ये हुआ इसके और इन्फिनिटी के बीच में एक कैपेसिटर बनेगा। तो इसको नंबर 2 है ये और यहाँ पर नंबर 3 है। ठीक है, इनके बीच में एक कैपेसिटर बनेगा। तो अगर हम लोग इसको ऐसे अरेंज करें कि 1 और 2 के बीच में, है ना, पहले देखेंगे 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर बनेगा, है ना, और 1 और 2 के बीच में जो कैपेसिटर बनेगा 1 और 2 के बीच में इसका कैपेसिटेंस होना चाहिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। ठीक है, इतना कैपेसिटेंस हमने कैलकुलेट किया था जो इन दो स्फीयर्स के बीच में बनता है। ठीक, अब जो है तीसरा जो प्लेट है जो कि इन्फिनिटी पर रखा गया है, इन्फिनिटी और इसके बीच में एक कैपेसिटर बनेगा। तो ये कैपेसिटेंस जो होगा इसको हम लोग अगर डायग्राम में दिखाएं तो ऐसे दिखा सकते हैं, कुछ इस तरह से। ये हो गया प्लेट 2 और ये हो गया प्लेट 3। ठीक है, प्लेट 1 को अर्थिंग किया गया है ना। तो देखेंगे प्लेट 1 को हम लोग भी अर्थिंग कर देंगे ऐसे, ये अर्थिंग हो गया। तो जो प्लेट 1 है उसका पोटेंशियल है 0। फिगर में देखेंगे प्लेट 1 ये है, इसका पोटेंशियल है 0 और जो इन्फिनिटी पर है प्लेट 3 इसका भी पोटेंशियल 0 होता है इन्फिनिटी पर। तो प्लेट 3 का पोटेंशियल भी 0 आ रहा है। ठीक, तो 2 और 3 के बीच में यानी बड़ा वाला स्फीयर के बाहर जो कैपेसिटर बन रहा होगा इसको हम लोग लिखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। जैसा कि हमने स्फेरिकल कैपेसिटर में पढ़ा कि अगर कोई कंडक्टर जिसका रेडियस है R तो इसका कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जबकि ये इस सरफेस और इन्फिनिटी के बीच में एक कैपेसिटर बना रहा होता है। तो ये इतना होता है। तो इस क्वेश्चन में जो स्फीयर है आउटर स्पेस का रेडियस है R2, तो इसके और इन्फिनिटी के बीच में कैपेसिटर बन रहा है। तो लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ठीक है, तो अब अगर हम ऐसा कहें कि ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है तो जो C इक्विवेलेंट आएगा उसको लिखना पड़ेगा C1 प्लस C2 यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2
डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 प्लस C2 का वैल्यू हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे, R2 माइनस R1 को एलसीएम ले लेते हैं और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ आ जाएगा R1 इंटू R2 प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 इंटू R2। तो एक ये टर्म जो है R1 इंटू R2 ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये फाइनली आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1, है ना। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हुआ इस सिस्टम का वो इतना हो गया, है ना। अब इसी से मिलता जुलता एक और एग्जांपल है, इसमें 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, है ना। देयर आर 3 मेटालिक स्फेरिकल शेल्स दिए गए हैं इसमें, और जो बीच वाला है उसको अर्थिंग किया गया है, जबकि जो सबसे आउटर वाला स्फीयर और जो इनर वाला स्फीयर है इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया गया है। ठीक है, अगर हम ऐसे कहें कि इनर स्फीयर, इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट spheres are connected by a conducting wire, है ना, and middle sphere is earthed। ये ध्यान रखना है कि जब इनर और आउटर को कनेक्ट किया गया है वायर से, तो वो वायर मिडिल वाले को टच नहीं कर रहा है ना। अब इसमें हमें पता करना है फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम। ठीक, तो अब इसमें भी प्लेट्स का नंबरिंग कर देते हैं। एक हो गया ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और एक बाहर हो गया 4। ठीक है, तो हम इसको जब जोड़ेंगे तो 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर बनाएंगे। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्लेट 1 और 2, इनके बीच में एक रेडियस है A और दूसरा है B, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू B डिवाइडेड बाई B माइनस A। ठीक, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद एक कैपेसिटर बनेगा जिसमें देखेंगे कि नंबर 2 का जो प्लेट है उसको अर्थिंग किया हुआ है ना। तो ये 2 वाले को हम लोग चाहें तो ऐसे अर्थिंग करके दिखा सकते हैं। ठीक, उसके बाद अब जो एक कैपेसिटर बनेगा वो बनेगा 2 और 3 के बीच में। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि 3 और 1 साथ में जुड़े हुए हैं, है ना। तो हम लोग एक कैपेसिटर ऐसे दिखा सकते हैं यहाँ पर 3 और 2 के बीच में। ठीक, 3 जो है और 1 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तीसरा और पहला एक दूसरे से जुड़े हुए, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा और इनका जो कैपेसिटेंस होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें देखेंगे कि इसका रेडियस है b और इसका रेडियस है c। यहाँ पर कैपेसिटेंस बनाना है हमें, तो ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b इंटू सी डिवाइडेड बाई c माइनस b। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि थर्ड और फोर्थ के बीच में कैपेसिटर बनेगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 नहीं है, तीसरे वाले को अर्थिंग नहीं किया, तो इनके बीच में एक कैपेसिटर बनेगा। जो 4 वाला अर्थिंग किया हुआ है उसको 2 के साथ में माना जा सकता है कि जोड़ा जा सकता है, क्योंकि 2 वाला अर्थिंग किया हुआ है, यहाँ का पोटेंशियल भी 0 है और इन्फिनिटी वाले का पोटेंशियल भी 0 है। तो 2 और 4 दोनों का पोटेंशियल इक्वल है ना। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर 4 वाले को जो कि इन्फिनिटी पर रखा है उसको जोड़ सकते हैं, अर्थिंग किया हुआ मान सकते हैं, क्योंकि उसका पोटेंशियल 0 है। और ये हो गया 3, है ना। 3 और 4 के बीच में कैपेसिटर बनेगा और इसका कैपेसिटेंस जो आएगा वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी। ठीक, अभी जो तीनों प्लेट हैं, तीनों कैपेसिटर हैं, इनका देखेंगे कि इक्विवेलेंट निकालना हो तो ये तीनों पैरेलल में है, तो तीनों कैपेसिटेंस को जोड़ना पड़ेगा। तो यह आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी सी बाई सी माइनस बी प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो इसमें से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया जा सकता है, तो c प्लस ये जो बी सी है ना, बी सी बाई सी माइनस बी प्लस ए बी इंटू बी माइनस ए, ऐसे किया जा सकता है ना। तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा इसको हम लोग एक बार फिर से लिख लेते हैं। ये आ जाएगा C इक्विवेलेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C, ये हो गया। तो ये आ जाएगा C इंटू बी बाई सी माइनस बी प्लस ए बी इंटू बी माइनस ए, है ना। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये आएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी माइनस बी प्लस ए बी इंटू बी माइनस ए। तो इस सिस्टम का जो कैपेसिटेंस है वो कुल मिलाकर के इतना आ गया। जिस प्रकार से करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में रेजिस्टेंस के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, वैसे ही अभी हम लोग यहाँ पर कैपेसिटर्स के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पर वैसे ही 5 कैपेसिटर दिखाए गए हैं, है ना। अगर इसको माना जाए कि ये C1 है, ये C2 है, ये C3, ये C4 और ये C5, टोटल 5 कैपेसिटर है। तो इनमें जो चार्जेस जाएंगे वो चार्जेस हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। इस पर जो चार्ज आएगा वो मान लिया Q1 और इस पर चार्ज मान लिया Q2। ठीक, हम बात करते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि पॉइंट P का और पॉइंट Q का पोटेंशियल इक्वल होता है और C5 पर कोई चार्ज नहीं जाता। तो C5 पर अगर कोई चार्ज नहीं जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज इस C1 पर होगा वही चार्ज C3 से होकर के जाएगा, ये चार्ज इधर से सीधा निकल जाएगा। तो इस तरह से C3 पर भी चार्ज आएगा Q1 और वैसे ही C2 पर जो चार्ज है Q2
वही चार्ज इस C4 पर आएगा Q2, है ना। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, potentials of points P and Q are equal, so charge on capacitor C5 is 0, है ना। तो ये चार्ज जो Q1 यहाँ से गया वो चार्ज इस पर से चला जाएगा C3 से, और जो चार्ज Q2 गया C2 से वो चार्ज C4 से वही चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे कि C1 और C2 जो है वो दोनों का एक एंड A पर जुड़ा हुआ है और जो दोनों का दूसरा एंड है उनका पोटेंशियल इक्वल है। तो कह सकते हैं C1 C2 जो है वो पैरेलल में है। तो कह सकते हैं इन बैलेंस स्टेट, in balanced state potential difference across C1 is equal to potential difference across C2, है ना। उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फिगर में देखेंगे C3 और C4 जो है उनका एक एंड B पर जुड़ा है और जो दूसरा एंड है P और Q इनका पोटेंशियल इक्वल है। तो C3 C4 भी जो है वो पैरेलल में हो जाएंगे, ऐसा कहा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C4। ठीक, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा C1 पर उसको लिखेंगे Q1 बाई C1, है ना। Q1 बाई C1 इज इक्वल टू C2 पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आएगा Q2 बाई C2, है ना। Q2 बाई C2, ये आया एक इक्वेशन। अब आते हैं यहाँ पर C3 पर पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो लिखेंगे Q1 बाई C3, है ना। Q1 बाई C3 इज इक्वल टू जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस C4 पर होगा। तो C4 पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो लिखेंगे Q2 बाई C4, है ना। Q2 बाई C4, ये सेकंड इक्वेशन आ गया। अब ऐसा करेंगे, दोनों को सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए हम लोग इनको डिवाइड कर देंगे, है ना। ऐसे अगर डिवाइड कर दिया जाए तो देखेंगे Q1 Q1 कैंसिल हो जाएगा और Q2 Q2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यह आएगा C3 बाई C1 इज इक्वल टू C4 बाई C2, यानी C1 बाई C2 इज इक्वल टू C3 बाई C4, है ना। तो ये हो गया कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, अब इसमें केस आप देख सकते हैं कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए C1 बाई C2 और C3 बाई C4 इक्वल होना चाहिए। साथ में ये भी आएगा कि C1 बाई C3 इज इक्वल टू C2 बाई C4, ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा करा जाए कि C5 वाले में गैल्वेनोमीटर जोड़ा हो, यहाँ बैटरी जुड़ा है, तो गैल्वेनोमीटर और बैटरी का पोजीशन जो कनेक्शन है
वो इंटरचेंज करने के बाद भी ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ही बना रहेगा। ठीक है, अब हम जो है इसको थोड़ा सा, ये जो रिलेशन आया है ये तो आया बैलेंस स्टेट में। ठीक है, जब बैलेंस स्टेट में होगा तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट, ये देखेंगे। तो इन बैलेंस्ड स्टेट, तो बैलेंस स्टेट में हम देखेंगे कि दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि C5 से कोई करंट नहीं जा रहा है, कोई चार्ज नहीं जा रहा है, तो C1 और C3 दोनों पर चार्ज इक्वल है, करंट भी इक्वल है, इसलिए दोनों सीरीज में हो गए। उसी तरह से C2 और C4 ये दोनों भी सीरीज में हो जाएंगे, C2 और C4। इस तरह से यहाँ पर एक बैटरी है, तो हमने देखा था कि जो चार्ज Q1 इस C1 पर था वही चार्ज C3 पर भी आया, जो चार्ज C2 पर था वही चार्ज C4 पर आया, इसलिए C1 C3 सीरीज में हो गए और C2 C4 सीरीज में हो गए। ठीक है, तो इस केस में अगर हमसे पूछा जाए C इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालने के लिए, है ना, तो क्या करेंगे, इन दोनों को सीरीज में और इन दोनों को भी सीरीज में, फिर ये और ये पैरेलल में, तो ये आएगा इक्विवेलेंट C1 C3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C3 प्लस ये हो जाएगा C2 इंटू C4 डिवाइडेड बाई C2 प्लस C4। एक तो ये हो गया, और दूसरा तरीका ये है कि और इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, C1 और C2 पैरेलल में और C3 और C4 भी पैरेलल में, है ना। इसमें ये हो जाएगा C1, ये C2, ये C3 और ये C4। चूँकि यह पॉइंट P और Q जो थे इनका पोटेंशियल इक्वल था, A और B जो थे, है ना, ये अलग अलग थे, तो चूँकि P और Q का पोटेंशियल इक्वल था इसलिए C1 C2 पैरेलल में हो गए, फिर C3 C4 भी पैरेलल में हो गए। तो इस तरह से अगर C इक्विवेलेंट निकालना होगा यहाँ पर, तो ये ऐसे हो जाएगा C1 प्लस C2, ये इन दोनों का इक्विवेलेंट है, और इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा C3 प्लस C4, और फिर चूंकि ये सिस्टम और ये सिस्टम सीरीज में है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। तो ये इक्विवेलेंट भी आ सकता है, एक तो यहाँ से आ गया, और जो दूसरा हमने यहाँ सीखा था इक्विवेलेंट ये। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में कैपेसिटर का इक्विवेलेंट निकालना हो तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल करते हैं, और ये जो एग्जाम्पल है ये वही पुराना एग्जाम्पल है कि एक क्यूब है और उसके हर साइड पर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स जोड़े गए हैं। तो पिछली बार जो हमने क्वेश्चन किया था कैपेसिटर का, उसमें पॉइंट्स A और एक ये वाला कॉर्नर था, इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला था। इस बार हम लोग पॉइंट A और जो पॉइंट B है वो इस कॉर्नर पर है, इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में एक बैटरी जोड़ेंगे, और इस बैटरी को जोड़ने से ये होगा कि यहाँ से जो करंट जाएगा या जो चार्ज आएगा, ठीक है,
वो दो रूट्स में, ये वाला रूट देखेंगे, एक तो ये रूट है और एक ये रूट है, दोनों रूट सिमेट्रिक हैं और इसलिए दोनों में चार्ज इक्वल जाएगा और करंट भी इक्वल जाएगा। ठीक है, तो जब भी जो चार्ज गया होगा तो दोनों पर इक्वल चार्ज आएगा, जितना चार्ज इस पर इतना चार्ज इस पर, क्योंकि करंट भी इक्वल जा रहा है, कैपेसिटेंस दोनों का इक्वल है तो चार्ज भी इक्वल आएगा। और इसलिए एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, दोनों का पोटेंशियल भी इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों को हम लोग एक नंबर दे देते हैं 1। ठीक, उसके बाद यहाँ से जो भी करंट जाएगा, है ना, इन दोनों रूट से डिफरेंट करंट जाएगा इस ऊपर वाले रूट में, है ना। लेकिन अब जो भी जाएगा ये यहाँ पर जाकर के दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, है ना। अब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो फिर यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल जो है वो इक्वल हो जाएगा। इनको हम लोग अलग नंबर दे देते हैं 2, और ये है 0.3 और ये वाला 0.4। तो हम लोग A और B के बीच में जो कैपेसिटर्स हैं इनको जोड़ते हैं। ठीक है, बीच में 4 पॉइंट हो गए, 3, 2, 4 और 1। ठीक, तो A और 3 के बीच में आप देखेंगे कि एक कैपेसिटर है ना, ये वाला कैपेसिटर। तो A और 3 के बीच में एक कैपेसिटर जोड़ देंगे, फिर 3 और 2 के बीच में दो कैपेसिटर हैं ये, तो यहाँ पर दो कैपेसिटर जोड़ देते हैं। फिर 2 और 4 के बीच में भी दो कैपेसिटर, एक ये और एक ये, तो यहाँ भी दो कैपेसिटर आ गए। फिर 4 और B के बीच में एक कैपेसिटर है, तो एक कैपेसिटर यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक, अब आते हैं A और 1 के बीच में, देखेंगे दो कैपेसिटर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो A और 1 के बीच में दो कैपेसिटर हमने जोड़ दिए। उसी तरह से 1 और B के बीच में भी दो कैपेसिटर आएंगे। ठीक, अच्छा, फिर 1 और 2 के बीच में भी दो कैपेसिटर आएंगे, एक ये एक ये, तो 1 और 2 जो है वो यहाँ पर है, तो एक कैपेसिटर ये हो गया और दूसरा कैपेसिटर ये हो गया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जो सर्किट है वो देखने में बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है ना। ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B, पॉइंट 2 और 1। ठीक, तो अब देखेंगे कि A और 2 के बीच में जितना रेजिस्टेंस आएगा उतना ही 2 और B के बीच में भी आएगा, है ना। उसी तरह से A और 1 के बीच में जो आएगा उतना ही 1 और B के बीच में आएगा। ठीक, इसलिए ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा आ रहा है, इनका रेशियो 1:1 का आ रहा है। फिर भी पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो ये हो गया C और ये C, 2C हो गया, 2C और ये C, है ना, इनको हम लोग दोनों सीरीज में है, तो 2C इंटू C बाई 2C प्लस C यानी 2C बाई 3। तो A और 2 के बीच में जो आएगा ये हो गया 2C बाई 3। उसी तरह से 2 और B के बीच में भी 2C बाई 3 आ जाएगा। फिर A और 1 के बीच में ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे 2C। फिर 1 और B के बीच में भी आएगा 2C और 2 और 1 के बीच में भी है 2C। ठीक, तो अब देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है A और B के बीच में, तो जिसमें से जो 2 और 1 के बीच में है ये कैपेसिटेंस से होकर के करंट नहीं फ्लो करेगा, तो चार्ज भी स्टोर नहीं होगा, है ना।
तो अब इस सिस्टम को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ए और बी के बीच में ऊपर वाले ये और ये दोनों सीरीज में हो गए, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे, वो हो जाएगा 2c/6 यानी कि c/3 है ना। और नीचे वाले जो है 2c और 2c सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आएगा c। कैसे? तो 2c इंटू 2c डिवाइडेड बाई 2c प्लस 2c, ये c हो जाएगा। और जो ऊपर वाले थे 2c/3 2c/3 उनका इक्विवेलेंट भी निकालेंगे, तो 2c/3 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 प्लस 2c/3 ये हो जाएगा c/3। ठीक है, तो ये हो गया c/3 और ये हो गया c। अब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है इनको हम लोग निकालेंगे, चूंकि पैरेलल में है, तो हो जाएगा c प्लस c/3 यानी कि 4c/3। ये हो गया c इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही ये क्वेश्चन है, बस पॉइंट्स जो है जिनके अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है वो चेंज हो गए हैं। तो हमें इस कॉर्नर और ये जो कॉर्नर है पॉइंट B, इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस पॉइंट AB। तो इसके लिए फिर से हम लोग बैटरी जोड़ेंगे यहाँ पर। तो बैटरी जोड़ने से यहाँ से जो करंट जाएगा वो दो रूट्स में, एक ये वाला रूट और एक ये वाला रूट, इन दोनों रूट में इक्वल करंट जाएगा और दोनों कैपेसिटर पर इक्वल चार्ज भी आएगा। तो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए और इसलिए हमने इन दोनों को एक नंबर दे दिया। ठीक, उसी तरह से अब जाएंगे कि यहाँ पर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। जितना करंट यहाँ से इधर जाएगा उतना ही करंट इधर से जाएगा, या जितना चार्ज इस कैपेसिटर पर आएगा उतना चार्ज इस पर भी आएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों को हमने एक नंबर दे दिया, उसको नंबर 2 दे दिया। ठीक, अब एक पॉइंट यहाँ पर है, इसको नंबर 3 दे देते हैं, और एक यहाँ पर है नंबर 4 दे देते हैं। तो अपने सारे पॉइंट्स जो हैं A और B के बीच में कुल मिलाकर के 4 पॉइंट्स हैं, है ना। तो ये है 1 और 2, फिर इधर हैं 3 और 4। ठीक है, 3 4 को थोड़ा सा स्पेस देते हैं हम लोग, इनको थोड़ा अलग अलग करते हैं। तो इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 और 4, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब जितने भी कैपेसिटर्स हैं इनको हम लोग जोड़ते हैं। तो देखेंगे कि A और 1 के बीच में 2 कैपेसिटर है, एक तो ये है और एक ये है। तो 2 कैपेसिटर यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं। तो ये जो कैपेसिटर्स आएंगे वो कुछ ऐसे दिखेंगे। A और 1 के बीच में 2 कैपेसिटर। उसी तरह से B और 2 के बीच में भी ये 2 कैपेसिटर्स होंगे। तो इनको भी जोड़ देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ठीक, अच्छा, 1 और 2 के बीच में 2 कैपेसिटर हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो 1 और 2 के बीच में 2 कैपेसिटर हम लोग यहाँ से जोड़ देंगे। ठीक है, 1 और 3 के बीच में भी 2 होंगे, एक ये और एक ये। तो 1 और 3 यहाँ पर ऐसे 2 कैपेसिटर जोड़ देते हैं। फिर 4 और 2 के बीच में भी 2 होंगे,
एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो इनको भी हम लोग ऐसे जोड़ेंगे। 2 कैपेसिटर जुड़ गए। फिर 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर है, ठीक है, और एक आखिरी कैपेसिटर बचा है ए और बी के बीच में डायरेक्ट। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये सर्किट जो है अपना थोड़ा सिंपलीफाई हो चुका है, तो इसको और थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, है ना। तो देखेंगे कि 1 और 2 इनके बीच में ये C है और ये C है, दोनों जोड़ेंगे 2C हो जाएगा। उसी तरह से ये C और ये C 2C हो गया, तो 2C। अब ये देखेंगे कि ये सीरीज में है ना, ये तीनों सीरीज में हो गए, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट। तो ये 2C और ये 2C सीरीज में है तो C हो जाएगा। फिर C और ये C सीरीज में है तो C/2 हो जाएगा। तो हम कर सकते हैं कि ऊपर वाले जो भी हैं इन तीनों के बदले में C/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो है एक CA और एक ये C 2C हो जाएगा, है ना। नीचे वाला 2C, ऊपर वाला C/2। फिर A और 1 के बीच में देखेंगे 2 कैपेसिटर हैं पैरेलल में, तो ये 2C हो जाएगा। उसी तरह से 2 और B के बीच में ये 2C हो जाएगा, है ना। और एक कैपेसिटर है डायरेक्ट A और B के बीच में जुड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक। तो A और B के बीच में 1 और 2। अब ये देखेंगे कि ये 2C और ये 2C इस तरह से सीरीज में है, और ये 2C और C/2 है ना, ये है पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट लिखेंगे हम लोग 5C/2। ये हो गया 2C और ये है C, ठीक। अब ऐसा करेंगे कि ये 2C और ये 2C मिल करके हो जाएगा C, फिर इसके साथ में सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 5C/2 इंटू C, 5C/2 प्लस C, है ना। तो ये देखेंगे कि आ जाएगा 5C/7, ठीक। अब A और B के बीच में ऊपर वाले तीनों मिलकर के हो गए 5C/7, और जो नीचे वाला है ये है C। चूँकि अब ये दोनों पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट जो आएगा A और B के बीच में वो हो जाएगा 5C/7 प्लस C, यानी 12C/7, ठीक है। तो इस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। अब जो भी हमने रिजल्ट निकाला, ये क्यूबिकल वाला जो केस है, इसका जो भी रिजल्ट निकाला उसको एक बार हम लोग समझते हैं कुछ इस तरह से कि अपने पास एक क्यूब है ना। तो इस क्यूब पर हो सकता है, इस क्यूब के साइड पर हो सकता है रेजिस्टर हो सकता है कैपेसिटर हो, ये दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। तो इनका इक्विवेलेंट हमने निकाला, रेजिस्टेंस के केस में भी निकाला था हमने, और कैपेसिटेंस के केस में भी अभी हमने निकाला, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि इनमें रिलेशन कैसा है, ठीक। हम लोग पॉइंट्स को नंबर दे देते हैं। जैसे ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B, ये है पॉइंट C और ये है पॉइंट D, है ना। ये ध्यान रखना है कि हर जो भी साइड है क्यूब का, इस साइड पर एक रेजिस्टर या एक कैपेसिटर है, ठीक है। अगर कैपेसिटर है तो सारे कैपेसिटर ही हैं, और अगर रेजिस्टर है तो सारे रेजिस्टर ही हैं। तो हम लोग सिंबल नहीं बना रहे,
एक जनरलाइज फॉर्म में हम बता रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से कहेंगे कि अगर C इक्विवेलेंट निकालना होगा A और B के बीच में, है ना, तो A और B के बीच में हमने निकाला तो ये आया 6C/5। उसी तरह से A और C के बीच में, मतलब कि इसके और इसके बीच में अगर निकालना हो इक्विवेलेंट, तो ये आएगा 4C/3। जबकि A और D के बीच में अभी हमने निकाला वो आया है 12C/7, है ना। ये आया है फाइनल रिजल्ट, आप देखेंगे यहाँ पर 12C/7। ठीक, तो कैपेसिटर के केस में ये हो गया। अगर हमें रेजिस्टर के केस में निकालना हो तो अब देखेंगे कि A और B के बीच में जो R इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 5R/6। ठीक, और A और C मतलब इस और इस कॉर्नर के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो आएगा 3R/4। ये सारे वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। A और D के बीच में निकालना हो इसके और इसके बीच में, तो ये वैल्यू आता है 7R/12। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर फैक्टर्स, है ना, कंपेयर करें कि कैपेसिटर वाला केस और रेजिस्टर वाला केस में ये आया है 6/5 और ये आया है 5/6। उसी तरह से AC वाला केस दोनों कंपेयर करें तो देखेंगे इसमें आया है 4/3C, इसमें आया है 3/4C। मतलब ये जो फैक्टर है ये फैक्टर यहाँ पर उल्टा हो जा रहा है। कैपेसिटर में आएगा देखो AD और यहाँ AD, तो AD के बीच में कैपेसिटेंस देखेंगे, AD के बीच में रेजिस्टेंस देखेंगे। तो कैपेसिटेंस में आएगा 12/7 और रेजिस्टेंस में आएगा 7/12। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है वो ये फैक्टर जस्ट उल्टा हो जा रहा है रेजिस्टेंस में और कैपेसिटेंस में, बाकी वैल्यूज एक जैसे ही निकालनी है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हमें हर बार इतनी मेहनत करके नहीं निकालनी पड़ेगी।